नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप वीडियो उस पर शेयर कर सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है या अन्यत्र कोई आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, आप उस पर भी शेयर कर सकते हो। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं बताना चाहेंगे, अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से जब क्लासेस देखेंगे तो आपको यकीनन लाभ मिलेगा। साथ ही जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करके ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य मात्र इतना है कि यहाँ से जो तथ्य छूट जाते हैं वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ में फीडबैक की समस्या है, आप हमें फीडबैक कम दे रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा अपना जो स्नेह है आपका वो थोड़ा सा हमारे प्रति बढ़ाइए, क्योंकि इतना नवीन, इतना अच्छा, इतने सरल भाषा में हम आपको जो तथ्यों को समझाते हैं वो हमें नहीं लगता कि अन्यत्र कहीं मिलेगा, क्योंकि हर किसी के समझाने की और हर किसी की भाषिक शब्दावली जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो आप अपने जो स्नेह है, आपका जो प्यार है वो हमें देती रहिए। हमने जैसा आपसे वादा किया है कि हम पूरा कोर्स फ्री कराएंगे, वही हम करा भी रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी आपसे छूट नहीं रहा है, बल्कि आपको और भी नया दिया जा रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में बस क्लास को शेयर करते रहिए। जब आप क्लास लेने आते हो लाइक कीजिए, उसके बाद में आराम से क्लास देखिए, और उसी के साथ जब आप क्लास देख लेते हैं आपको लगता है कि कोई कमेंट हमें लग रहा है कि उचित है करना, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। आज बात करेंगे हम जिसका आपको इंतज़ार था। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि आपको भारतेंदु युग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आपको लग रहा होगा मैडम पता नहीं कहाँ बीच में सदल मिश्र, लल्लू लाल, इन सबको उठा लाई, लेकिन देखिए वो भी एक भागी हैं, उनको भी हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आखिरकार भारतेंदु युग में हमने प्रवेश कर ही लिया है। ठीक है, रीतिकाल के बाद में एक अंतराल हमने देखा और उस अंतराल को भी पढ़ने के बाद में हम भारतेंदु युग में प्रवेश कर रहे हैं आज। ठीक है, और आज जो भी नए कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं वो भी प्रयास करें कि क्लास को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में या जो भी उनके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। आज हम देखेंगे भारतेंदु युग का नामकरण, इसको आलोचकों ने क्या क्या नाम दिए हैं, साथ में क्या इसमें नया हुआ है। इसी के साथ में हम देखेंगे इस युग की विशेष प्रवृत्तियाँ, काव्य प्रवृत्तियों के साथ में ही हम इसमें देखेंगे जो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं। यहाँ से नेट JRF में प्रश्न बन जाता है, और इसी के साथ में हम देखेंगे एक भारतेंदु मंडल बना है, उस भारतेंदु मंडल में देखेंगे कौन कौन से लेखक हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए बात करते हैं भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग का नामकरण ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के नामकरण पर हुआ था। ठीक है, अब आप हमें, अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो कमेंट कीजिएगा। जो कैंडिडेट हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं या जो नए कैंडिडेट भी जुड़ रहे हैं वो पुरानी क्लासेस देखिए, और उसके बाद हमें बताइएगा कि भारतेंदु युग का जो नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ है, ये किस इतिहास लेखन की जो प्रवृत्ति होती है, जो विभाजन होता है, ये किस प्रवृत्ति में आया है। ठीक है, इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियाँ थीं वो ऐतिहासिक नामकरण के आधार पर है और रचनाओं के आधार पर है। तो यहाँ पे आप हमें कमेंट कीजिएगा कि भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु के नाम पर जो हुआ है वो किस प्रवृत्ति विशेष के अंतर्गत आता है। देखते हैं आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है कि भूल गए। चलिए बात करते हैं भारतेंदु युग का काल विभाजन एवं नामकरण। काल विभाजन में हम बात करेंगे जो समय का विभाजन किया है, और नामकरण उस आलोचक ने या उस इतिहासकार ने क्या नाम भारतेंदु युग को कहना समीचीन समझा है या माना है, जैसे कि हम आदिकाल से अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने समय माना है 1868 से 1893 ईस्वी। इन्होंने भारतेंदु युग को नई धारा कहें तो प्रथम उत्थान कहा है। भारतेंदु युग का जो आधुनिक काल का हमने काल विभाजन किया था उसमें भी हम देख चुके थे, लेकिन पुनः देख लेते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना कंठस्थ हमें होगा और आसानी से हमारी परीक्षा पास हो जाएगी, हमें टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ मिलकर आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बात करते हैं दूसरे नंबर पर रामविलास शर्मा। आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। इन्होंने भी समय 1868 से 1900 ईस्वी माना है। इन्होंने कहा है नव जागरण, नई नई उद्भावनाएं, नए नए जागरण, यानी कि नई नई विचारधाराएं
या नए नए जो गद्य विधाएं हैं, इन सब का जो विकास हुआ है, कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य, परिपृष्ठभूमियाँ इस समय पे थी, उनके आधार पर इन्होंने नई उद्भावनाएं हुई हैं। सती प्रथा का अंत और भी कई सारी संस्थाएं अभी जो हम पीछे देख के आए हैं। अभी जो हमने देखा था नागरी, खड़ी बोली और जो संस्थाएं हमने देखी थी, पत्र पत्रिकाएं देखी थी, तो इन सब का उद्भव हुआ था। इन्हीं के आधार पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नव जागरण काल कहा है। ठीक है, इसीलिए हमने वो सब चीज़ें आपको शुरू में पढ़ाई थी ताकि आपको समझने में सहायता रहे। बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। तो मिश्र बंधुओं ने 1869 से 1869 से 1888 ईस्वी का जो समय माना है वो भारतेंदु युग का, और इन्होंने कहा है भारतेंदु युग को वर्तमान काल। बात करते हैं रामकुमार वर्मा की। तो 1870 से 1900 ईस्वी, 1870 से 1900 ये माना है रामकुमार वर्मा जी ने। इन्होंने सीधा सीधा आधुनिक काल ही कहा है भारतेंदु युग को भी। बात करते हैं सुमन राजे की। तो इन्होंने नाटक काल कहा है, क्योंकि भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु जी ने भारतेंदु युगीन नाटक, भारतेंदु पूर्व युगीन नाटक, इस तरीके से नाटकों का नामकरण भी शुरू में भारतेंदु के नाम से हुआ है। आगे जब हम चलेंगे छायावाद के जब समय सीमा में हम पहुंचेंगे तो वहां पे जयशंकर प्रसाद के नाम से भी नामकरण होता है। नाटकों का नामकरण दो नाटककारों के नामकरण पे होता है। ठीक है, और इसी के साथ में बात करें राहुल सांकृत्यायन की। तो इन्होंने पुनरुत्थान युग कहा है। पुनरुत्थान यानी कि पुनः एक उत्थान हुआ है, चीज़ों का पूर्ण रूप से विकास हुआ है, इसीलिए ये नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। बात करते हैं भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। यहाँ से सारी विधाएं, ज़्यादातर कहानी को छोड़ के बाकी सब विधाएं यहाँ से आगे आ गई थी। ठीक है, भारतेंदु युग नवजागरण का युग है। ये तो आप देख ही रहे हैं, रामविलास शर्मा जी ने कहा है। भारतेंदु युग में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा था, और यहीं पे जो गद्य लिखा गया था वहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। कुछ काव्य भी खड़ी बोली में लिखा गया है, लेकिन बहुत विस्तृत नहीं लिखा गया है, जैसा कि हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं खड़ी बोली का विकास। खड़ी बोली का विकास वैसे इस युग में हो गया था, लेकिन पूर्ण जो प्रतिष्ठित हुई थी वो द्विवेदी युग में खड़ी बोली होती है। इस युग में पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध, कहानी यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा रोक के चलेंगे, क्योंकि कहानी का जो पूर्ण रूप से जो विकास हुआ है वो सरस्वती पत्रिका से माना जाता है, यानी कि द्विवेदी युग से। ठीक है, गद्य विधाओं का विकास हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानियाँ लिखी नहीं गई हैं, कहानी लिखी गई हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो विकास हुआ है वो, आप यहाँ से कहानी को हटा ही दीजिए। ठीक है, ये जल्दी में लिखा गया था, आप इसको हटा दीजिए। तो गणपति चंद्रगुप्त ने, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो विकास हुआ है, पत्रकारिता, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना, इनका विकास यहाँ पे हो गया है। और जो कहानी की जो शुरुआत हुई है वो पूर्ण रूप से द्विवेदी युग से मानी जाती है। गणपति चंद्रगुप्त ने इस युग को, यानी कि भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा का काव्य कहा है। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं काव्य प्रवृत्तियां। चलिए थोड़ा सा तेजी से देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हमें देखना है, विस्तृत है सिलेबस, समझ नहीं आ रहा कैसे इतना जल्दी कवर करें। बात कर लेते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां। भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां। ठीक है, पहले नंबर पे बात करते हैं तो राष्ट्रीयता। दूसरे नंबर पे बात करें तो सामाजिक चेतना का विकास। समझा देंगे, बहुत ज़्यादा आपको समझने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पढ़ते हुए आप आ रहे हैं। जनवादी विचारधारा। फोर्थ नंबर पे बात करें तो हास्य व्यंग्य की प्रधानता। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो प्रकृति का वर्णन। सिक्स नंबर पे बात करें तो गद्य एवं
उनकी गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास। सेवेंथ नंबर पे बात करें तो छंद विधान की नवीनता, छंद विधान की नवीनता। आठवें नंबर पे बात करें तो भारतीय संस्कृति का गौरवगान, भारतीय संस्कृति का गौरवगान इसमें किया गया है। ठीक है। 9वें नंबर पे बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। 10वें नंबर पे बात करें तो काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग, काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग। ब्रज का भी है खड़ी बोली, वह ब्रज का प्रयोग लिखिए। काव्य में खड़ी बोली व ब्रज का प्रयोग, ये आप यहाँ पे नोट कीजिए। 11वें नंबर पे समस्या पूर्ति। 12वें नंबर पे श्रृंगारिकता भी आप यहाँ पे लेंगे, प्राकृतिक वर्णन है तो श्रृंगारिकता भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा तीव्र गति से। बात हो रही है भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ। राष्ट्रीयता, अभी तक आपने देखा था कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यहाँ पे किसी भी कवि ने, किसी लेखक ने, किसी ने भी एक देश के प्रति नहीं सोचा था। जो राजा थे वो सिर्फ अपने राज्य के विषय में ही सोच रहे थे। ये चीज़ें हमने आदिकाल में भी देखी थी, भक्तिकाल में भी और रीतिकाल में भी। ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना जो है वो जागी थी, यहाँ पे राष्ट्रीयता का विकास हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो लेखक थे, यहाँ पे जो कवि थे, वो अपने आसपास की जनता को ही नहीं लिख रहे थे, वो लिख रहे थे देश की समस्या को, राष्ट्र की समस्या को लिख रहे थे कि यदि ये समस्या है, ये राष्ट्र, ये हमारी समस्या है, तो यानी कि ये राष्ट्र की भी समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी आंदोलन इस समय चल रहे थे। ठीक है। अंग्रेजों का वर्चस्व था, जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनका यहाँ पे आधिपत्य होने लगा था। तो इन सब से, अंग्रेजों की गुलामी से छूटने का इनको दर्द था। ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि जैसे कि ये जो लिख रहे थे, ये जनता को जागृत कर रहे थे कि आप जागो, हमारी समस्या ये है, हमारे राष्ट्र की समस्या ये है। क्यों? क्योंकि हमें अंग्रेजों को भगाना है, गोरों को यहाँ से भगाना है। ठीक है। बात कर लेते हैं सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना का विकास, जैसे कि वहाँ पे इस समय जो था 1857 की क्रांति के बाद की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे भारतेंदु युग का प्रारंभ ही मूल रूप से मत देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद, यदि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं तो सही कह रहे हैं। यहाँ पे सामाजिक चेतना का विकास ये था कि ये जो भी समस्या है किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक सत्ता की नहीं है। ये जो समस्याएं हैं सारे समाज की हैं। छुआछूत की समस्या है, चाहे वो जाति के भेद की समस्या है, वर्ग भेद की समस्या है, ये सभी की हैं। और इनके प्रति कटाक्ष करते हुए निबंध लिखे गए, कविताएं लिखी गई, पत्र भी लिखकर इनको जनता को जागृत किया गया। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जनवादी विचारधारा। यहाँ पे जो जनता की विचारधाराएं थी वो कहीं ना कहीं एक सत्ता में रूढ़ होकर हो रही थी। यानी कि जनता की भी जो विचारधारा थी जनवादी, मतलब एक ही तरफ इन सब समस्याओं का जो स्वर था वो मुखरित हो रहा था। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हास्य व्यंग्य की प्रधानता। देखिए हास्य व्यंग का मतलब होता है कि आप कहते हैं ना कि कुछ सच नहीं होते, नहीं, कुछ मजाक नहीं होती, बल्कि मजाक में किए गए जो हमारा अपमान होता है या हमें जो टीका टिप्पणी या छीटाकशी होती है वो कही गई जाती है। कहते हैं ना कि हमने तो आपसे मजाक में ये बात कही थी, लेकिन वो मजाक नहीं होती, वो वास्तविकता में सही बात होती है, लेकिन मजाक का रूप उसको दे दिया जाता है। तो वही यहाँ पे थी हास्य व्यंग्य की प्रधानता। हास्य व्यंग्य की प्रधानता में अभी जो हमने शब्द कहे थे वैसे बहुत गंभीर हैं, अगर आप इस पर चिंतन करेंगे तो। ठीक है। आप देखिएगा कि कभी आप जैसे थोड़ा सा रोक के करती हूँ, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो, आप कहीं पे चयन नहीं होता है आपका, तो वहाँ पे क्या कहेंगे कि शुरू में तो कहेंगे कि अरे कोई बात नहीं, चलो आगे देख लेना, अगली वैकेंसी में आपका हो जाएगा। अगली वैकेंसी का पता भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपकी जो असफलता है उस पर खुश हैं।
तो इसीलिए आप अपनी असफलता पे किसी को खुश ना होने दीजिए, क्योंकि आप उनको सफल होकर उनको जवाब दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप असफल होते हैं तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इसीलिए आप वो सफल होके जुबान वालों को भी बेजुबान कीजिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि लगे रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। क्लास आपको एक बार में नहीं समझ में आया है कोई टॉपिक, हालांकि इतना जो भी डिफ़िकल्ट हमें लगता है, जो भी कठिन लगता है, हम उसको बहुत सरल शब्दों में आपको समझा देते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी आपने भक्ति काल पढ़ा था, भक्ति काल में जो भी आपने दर्शन पढ़े थे, वाद पढ़े थे, इन सब चीज़ों को अभी तक आप भूले नहीं होंगे अगर आपने वो छोटी छोटी चीज़ों को हमारे नोट किया होगा। तो इसी के साथ में कहते हैं कि आप अगर एक बार देखिए क्लास को, 2 बार देखिए, क्लास आपके पास है, आप 3 बार देखिए, आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आप किसी कार्य में व्यस्त हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप खाना बनाते हुए, कुछ भी काम करते हुए फ़ोन को चला के रख लीजिए, सुनते रहिए, ठीक है। क्योंकि इतना कटु तो हम भी नहीं बोलते हैं पढ़ाते हुए भी, वैसे भी नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी जो प्रतिक्रियाएं होती है वो हमें कटु बोलने पे मजबूर कर देती हैं, ठीक है। अब तो वैसे भी हम खड़ी बोली में बात करेंगे, क्योंकि हम आधुनिक काल में प्रवेश कर गए हैं, ब्रज अवधि सब छूट गई है। चलिए बात करते हैं हास्य व्यंग्य प्रधानता। हास्य व्यंग्य की प्रधानता यहाँ पे थी, तो देखिए यहाँ पे क्या था कि अगर सीधे सीधे इस समय के लेखक और कवि अगर सीधे सीधे बात कर देते कि भाई अंग्रेज भागो, तुम हम पे इतना अत्याचार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें उनके जो कोप भाषण होता है, यानी कि उनका जो हमें दंड देना था वो हमें दंड देते। यहाँ पे क्या किया, कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। यहाँ के कवियों ने, लेखकों ने अपनी बात कह भी दी, अंग्रेजों पे व्यंग्य भी कस दिया, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि व्यंग्य में बात कही थी। आप बाल मुकुंद गुप्त का देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे, वो कहते हैं कि महाराज हमारे यहाँ पे 2 गायें थीं, एक गाय दूसरे के यहाँ चली जाती है, मरखनी होती हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, लेकिन जब एक गाय दूसरी के यहाँ दूसरे को बेच दी जाती है तो जो घर वाली गाय होती है वो खाना तक छोड़ देती है, वो चारा नहीं खाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए कितना मतलब लार्ड कर्जन को बोला है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है कि हास्य व्यंग्य की प्रधानता, हास्य व्यंग्य में करके सारी बात कह भी दी और किसी को पता भी ना चला। बात करते हैं प्रकृति का वर्णन। प्रकृति का वर्णन आप देखेंगे भारतेंदु या बाकी की रचनाओं में भी प्रकृति का वर्णन हमेशा मिला है, वो कोई भी काव्य रहा हो, ठीक है। बात कर लेते हैं गद्य एवं उनकी विधाओं का विकास। गद्य का और उनकी विधाओं का, जैसे आप देखेंगे कि नाटक का विकास हुआ तो नाटक के साथ में एकांकी का हुआ, ठीक है। उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है, तो निबंध संग्रह भी लिखे गए, निबंध भी लिखे गए छोटे छोटे, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। बात करते हैं छंद का विधान। यहाँ पे छंदों का विधान भी काव्य में होने लगा था। भारतीय संस्कृति का गौरवगान इस समय के कवियों ने, लेखकों ने किया ही है, चाहे वो निबंध में किया हो, काव्य में किया हो। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध यहाँ पे सभी ने किया था। क्यों? क्योंकि सब स्वदेशी अपनाना चाहते थे। बात करते हैं काव्य में खड़ी बोली में ब्रज का प्रयोग। खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, लेकिन प्रतिष्ठा जो पाई थी द्विवेदी युग में पाई थी। यहाँ पे ब्रज भाषा का भी ठीक ठाक प्रयोग हमें मिलता है। समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति का मतलब होता है कि आप कोई एक पद कर रहे हैं, उसमें आप समस्या बताएं और उसी के दूसरे पद में आप उस समस्या का निदान भी बताएं, ठीक है। यह है समस्या पूर्ति। श्रृंगारिकता प्रकृति वर्णन है, बाकी सब चीज़ें हैं, और कृष्ण का कहीं ना कहीं अभी प्रभाव रहा है, तो श्रृंगारिकता भी यहाँ पे मिलती है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इन विशेषताओं का, उसके बाद में हम देखेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक। चलिए अभी थोड़ा सा बस आपको लिखना रहेगा। ये जो आगे की 2 स्लॉट रहेंगी आपकी, इसमें सिर्फ आपको लिखना ही रहेगा, समझना कुछ नहीं, ठीक है। और लिखने के बाद में आप इनको थोड़ा 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपके तैयार हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार, प्रमुख रचनाकार, नाटककार नहीं रचनाकार, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही लिखते चलिएगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। पहले हैं बालकृष्ण भट्ट, कुछ को हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपके राजा द्वय थे। इनका समय है 1849 से 1914 ईस्वी। दूसरे नंबर पे बात करें तो बाबू तोताराम, इनका समय है 1847 से 1902 ईस्वी।
तीसरे नंबर पे बात करें तो भारतेंदु जी का है 1850 से 1885, बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को कंठस्थ है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो लाला श्रीनिवास दास। देखिए यहाँ पे सभी को लाने का प्रयास किया गया है, अगर कोई छूट गया हो तो आप अपने से नोट कर लीजिएगा, कमेंट ना कीजिएगा कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया। 1850 से 1887 ईस्वी। और जो भी कोई कमेंट कीजिएगा समय में वो ऑथेंटिक से कीजिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनके समय की बात करें तो 1855 से 1922। छठे नंबर पे बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र की यदि बात करें तो आपका रहेंगे 1856 से 1894। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका समय है 1857 से, क्रम से लिखवा रहे हैं क्योंकि नेट में प्रश्न बन जाता है, 1899। आठवें नंबर पे बात करें तो अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो 1858 से 1900 ईस्वी सब में आप लगा लीजिएगा। 9वें नंबर पे बात करें तो राधाचरण गोस्वामी, कमेंट कीजिएगा अगर किसी ने पढ़ा है तो। राधाचरण गोस्वामी और भारतेंदु का क्या संबंध है? 1859 से 1925 ईस्वी। 10वें नंबर पे यदि बात करें तो देवकी नंदन खत्री की बात करें तो 1861 से 1913 ईस्वी। 11वें नंबर पे बात करें तो राधा कृष्ण दास, क्षमा कीजिएगा, राधाचरण गोस्वामी का नहीं, राधा कृष्ण दास का संबंध बताइएगा, भारतेंदु का और राधा कृष्ण दास का। 1865 से 1907। अब 1907 में ये बताइएगा किस किस का जन्म हुआ है, अगर आपने पुराना पढ़ा है तो। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो 1865 से इनका भी समय 1907 बैठता है। 13वें नंबर पे यदि बात करें तो किशोरी लाल गोस्वामी। देखिए जब इनको पढ़ेंगे तब तो इनके विषय में पूरा पढ़ेंगे ही, किशोरी लाल गोस्वामी, लेकिन यहाँ से प्रश्न क्रम में लगवा लेता है, इसीलिए हमारा लाने का उद्देश्य था। 1865 से 1932 ईस्वी। इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, आप सीधे सीधे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न नेट में क्रम वाला बन जाएगा। हो सकता है आगामी आने वाली परीक्षाओं में टीसीटी पीजीटी में भी पैटर्न आयोग चेंज कर दे, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 2 से 3 बार आप इनको पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए, जिसको ना समझ में आए वो इस फोन की स्पीड को रोक के वॉइस पे ध्यान दे के तब नोट कर सकता है समय को, ठीक है। वैसे प्रामाणिक ही समय आपको दिया गया है, थोड़ा बहुत इधर उधर कभी हो जाता है। बात करते हैं भारतेंदु मंडल था एक, भारतेंदु मंडल, ठीक है। इस मंडल की विशेषता थी कि भारतेंदु से प्रभावित लेखकों का समूह, लेखकों के समूह को भारतेंदु मंडल कहते हैं। यानी कि इसमें जो लेखक हैं वो भारतेंदु जी से प्रभावित थे, ठीक है। ये सभी गद्यकार, साहित्यकार लिखे, गद्यकार नहीं, साहित्यकार व पत्रकार थे। इन्होंने सभी ने कोई ना कोई पत्र निकाला था।
बात करते हैं पहले नंबर पे बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे सीधा सीधा हम लिखते चले जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट कहाँ से थे? तो इलाहाबाद। दूसरे नंबर पे बात करें तो बद्री नारायण चौधरी। प्रश्न बनता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मिर्जापुर। तीसरे नंबर पे बात करें तो काशीनाथ खत्री। काशीनाथ खत्री की बात करें तो इलाहाबाद। फोर्थ नंबर पे बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भी आपके काशी से थे। पांचवें नंबर पे बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ये कहाँ से थे? तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश से थे। ये भी सारे यूपी के ही थे, एक दो अलग से थे। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास ये काशी से थे, बनारस। अंबिका दत्त व्यास के बाद में है राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो ये वृंदावन उत्तर प्रदेश से थे। राधाचरण गोस्वामी के बाद में बात करें तो राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास की बात करें तो ये भी काशी से थे, क्योंकि भारतेंदु स्वयं भी इसी मंडल में थे। 9वें नंबर पे बात करें तो लाला सीताराम, बहुत नाम सुना होगा इनका भी। लाला सीताराम, बहुत ज़्यादा इन्होंने संस्कृत के नाटकों का अनुवाद किया है। लाला सीताराम ये भी इलाहाबाद से थे। 10वें नंबर पे यदि बात करें तो सुधाकर द्विवेदी। सुधाकर द्विवेदी की बात करें तो ये काशी से थे। 11वें नंबर पे बात करें तो रामकृष्ण वर्मा। रामकृष्ण वर्मा ये भी काशी से थे। आगे बात कर लेते हैं 12वें नंबर पे केशव राय भट्ट। केशव राय भट्ट ये पटना, पटना कहाँ है आप समझ रहे होंगे। 13वें नंबर पे बात करें तो कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री, और ये भी आपके काशी से थे। एक नाम आपने बहुत सुना होगा इतिहासकारों में, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये भी आपके काशी से थे, क्षेत्र इनका काशी था। आगे बात करते हैं राव कृष्णदेव शरण सिंह, बहुत छोटा नाम है, राव कृष्णदेव शरण सिंह, और अभी उपनाम भी है भाई इनका गोप, ठीक है, गोप इनका उपनाम है, और ये भी आपके काशी से थे। आगे बात कर लेते हैं दामोदर शास्त्री। दामोदर शास्त्री सप्रे ये भी आपके काशी से थे, ठीक है। तो ये थे आपके भारतेंदु मंडल के गद्यकार या साहित्यकार, ये सभी भारतेंदु जी से प्रभावित थे। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी शिकायत रह जाती है फिर। तो देखिए ये थे आपके गद्यकार। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो आपकी मस्तिष्क का जो भी छोटा सा मस्तिष्क है वो एक जगह फिर स्थिर होने लगेगा, ठीक है, परेशान हो जाएगा, कहेगा आज तो इतने सारे तथ्य हमें पढ़ने को मिले हैं, अब और भी तथ्य कहाँ इकट्ठा करें, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इनका कि भारतेंदु से प्रभावित इस समय जो ये गद्यकार थे, जो साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबंधित थे, ये सभी गद्यकार देखिए शुरू के जो 8-10 हैं, आप मान के चलिए राधा कृष्ण दास तक जो ये 8 गद्यकार हैं जो साहित्यकार हैं, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, काशीनाथ खत्री, जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, लाला सीताराम, आपके राधा कृष्ण सुधाकर द्विवेदी,
ये जो शुरू के 8, 9, 10 हैं, ये तो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुका है। टीजीटी पीजीटी में भी कई बार प्रश्न बन गया है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल में सम्मिलित साहित्यकार या गद्यकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और दूसरी विशेषता यहाँ के साहित्यकारों की ये है कि ये साहित्यकार थे, कवि थे, निबंधकार थे, आलोचक थे, नाटककार थे। साथ ही में इनकी विशेषता ये थी कि भारतेंदु मंडल के जो ज़्यादातर सभी कवि थे, जो साहित्यकार थे, वो पत्रकार भी थे। इनमें से जो चर्चित हैं उनके पत्रों का, जैसे प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, तो इन सब के पत्रों का जो महत्वपूर्ण है उनके पत्रों को हम पढ़ लेते हैं, बाकी को नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन सभी जो साहित्यकार थे वो पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे, किसी ना किसी पत्र के संपादक थे, संपादक नहीं थे तो सह संपादक थे, सहयोगी थे, किसी ना किसी रूप में उन्होंने पत्रों का भी संपादन यहाँ पे किया था। तो ये आपके भारतेंदु युग के हैं, इन्हीं को अब हम पढ़ेंगे। इनको लिखाने का बस मात्र इतना उद्देश्य था क्योंकि एक प्रश्न कब यहाँ से बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगी। कभी कभी क्या होता है कि नेट की परीक्षाओं में कथाकारों का, इन साहित्यकारों का क्रम ही लगवा लेता है, और क्रम में भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे हम इनको आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनका समय भी देंगे, ठीक है, क्योंकि समय जिसका चर्चित नहीं होता, जिसका नहीं प्रश्न बनता, उनका ही हम छोड़ते हैं। बाकी जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो उनको हम अवश्य पढ़ाते हैं। तो ये थे आपके यहाँ पे भारतेंदु युग को हमने देखा, क्या नामकरण था, समय सीमा क्या थी। इसी के बाद में भारतेंदु युग की जो 2-3 प्रवृत्तियाँ थीं वो देखी, काव्य प्रवृत्तियाँ देखी। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार जो रचनाकार थे वो हमने देखे हैं क्रम के रूप में। वहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग का रचनाकार नहीं है, या द्विवेदी युग में रचनाकार नहीं है, छायावाद युग का रचनाकार नहीं है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। इसीलिए हमने एक जगह आपको समरी दे दी थी। वैसे ही जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इसी तरह से हम आपको बहुत आसान तरीके से सारे तथ्यों को तैयार करवाते चलेंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी आज की क्लास। अब हम अगली क्लास देखेंगे जिसका आपको और भी बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा, और वो आपकी क्लास रहेगी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 क्लास या 4 भी हो सकती हैं, संख्या बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि समग्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम एक ही बार में देखेंगे, दोबारा के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। हालांकि नाटक में जाके हम उनका विभाजन करेंगे, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम एक ही बार में उनको विस्तृत पढ़ लेंगे ताकि भारतेंदु जी से बनने वाला प्रश्न आपका ना छूटे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी है तो जो भी नए कैंडिडेट हैं, पुराने कैंडिडेट हैं, क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म हो, दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए, हमने आपसे कोई पैसा लिया नहीं है, और कंटेंट भी हम आपको पूरे YouTube पे आप देखिएगा आपको इतना बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलेगा। कहीं पे आपको कोई एक क्लास मिलेगी, कहीं पे जाके फिर उसकी 15वीं क्लास आपको मिलेगी, लेकिन हमारा ये जो DS एकेडमी है ये आपको एक क्रम रूप में सारी क्लासेस दे रहा है, ताकि अगर आप कहीं फीस नहीं दे सकते हैं, आप किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तब भी आप हमारे साथ चल के तथ्यों का रिवीजन करते करते भी आप अपनी एक सीट सुनिश्चित करेंगे आगामी आने वाली परीक्षाओं में। इसीलिए आप जितना हो अपना स्नेह बढ़ाते रहिए, क्लास को जितना हो शेयर कीजिए, जो उचित लगे कमेंट कीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, दोस्तों से भी कहिए कि वो भी शेयर करते रहें क्लास को। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ में। देखेंगे एक भारत का इंदु, भारत का चंद्रमा, क्या क्या उसने विकास किया है मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में, जहाँ पे हम लोग अभी कंपटीशन की दौड़ में लगे हुए हैं 35 वर्ष में, और वो वहाँ पे अपनी प्रसिद्धि हासिल करके भारत के चंद्रमा की तरह निखर गए हैं। जब तक साहित्य है तब तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी चर्चित में साहित्य में स्वर्णिम अक्षरों में इनका भी नाम रहेगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।